कॉलेज ख़त्म हुआ तो मेरे फादर ने मुझे कहा कि अब भाई तेरे इस काम के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, ना तो मैं तुझे पेट्रोल के पैसे दूंगा, ना मैं तुझे कुछ और काम करने के लिए पैसे दूंगा। तुझे अगर मेरा बिजनेस करना है या कोई नौकरी करनी है तो बता, इस काम के लिए मेरे पास में कुछ भी नहीं। और आज इट्स अ बिग चेंज कि 2024 में 10 साल 12 साल बाद उन्होंने पूरा घर मुझे अपने थिएटर के लिए दिया हुआ है। यहाँ अगर आज पैसा है और मैंने अपनी आदतें खराब कर ली और कल पैसा नहीं रहा तो क्या करूँगा, पर ये मिनिमलिज्म की ज़िंदगी में ज़िंदगी भर गुजार चाहता हूँ, चाहे मेरा पैसा हो चाहे नहीं। अगर आज आर्ट एंड कल्चर को ख़त्म कर दिया जाए तो किसी भी आम आदमी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कि सरताज सर की वाइफ की डेथ हुई है, ही वाज अलोन, और वो 12वें दिन बाहर से अंदर चल करके आए और मैं अंदर बैठा हुआ था उनके घर में। तो उन्होंने आके बोला कि सब मेरे से पूछ रहे हैं कि आपके साथ में कौन रहेगा। मैंने कह दिया कि अभिषेक मेरे साथ में रहेगा। और 21 साल का लड़का 20 साल का लड़का थिएटर में आया है। थिएटर में आने के बाद में उसका 9,40,000 का लॉस आज से 10 साल पहले 2014-15 में बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात थी। बहुत नेगेटिव हो गया था, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गया था। सुसाइड करने पहुंच गया था कि 9-10 लाख रुपए कहाँ से चुकाऊंगा, नहीं कर सकता, प्रॉब्लम है, थिएटर से कैसे कमाऊंगा, चीज़ें। लास्ट रंग राजस्थान हमने हमारे लेवल पे 58 लाख रुपीज़ का किया है। मेरी मम्मी ने कह दिया था कि अगर तू पाकिस्तान जाएगा दोबारा घर में मत घुसना। लाइफ में ऐसा नहीं बोला है, नहीं से कि मतलब जब जब कोई पेरेंट्स अपने बच्चों के काम को लेकर के जब इतना ज़्यादा वो हो जाते हैं, दैन ही सेड कहते हैं तेरा कोई काम हो तो तू कर लेना, यहाँ की चिंता मत करना, मैं सब संभाल लूँगा। एक अवार्ड मिल रहा है, दिमाग में बहुत एक्साइटमेंट चल रही है। उसी 2-3 दिन बाद सेकेंड डेज मंदिर की डेथ हो जाना। पूरा एक आर्ट वर्क जो आप क्रिएट करते हो, पूरा विजुअलाइजेशन से चलता है कि अब मेरा ये एग्जिट होगा, अब ये मेरा एंटर होगा सब, लेकिन दिमाग में तो सर माँ थी। वस्तु को कला देने वाला वास्तुकला, लकड़ी को आकार देने वाला काष्ठकार और कल को आकार देने वाला कलाकार। नमस्कार, मैं बलवंत सिंह आपका इस नए पॉडकास्ट में स्वागत करता हूं। आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनका नाम है अभिषेक मुदगल सर। अभिषेक मुदगल सर मेरे गुरु के गुरु हैं। अभिषेक मुदगल सर ने अपनी पूरी ज़िंदगी थिएटर के नाम कर दी है। आप इस पॉडकास्ट में देखिएगा कि कैसे 10 साल अपने घर से बाहर रहना, अपने थिएटर गुरु के पास रहना, उनकी पूरी जीवन शैली आप इस पॉडकास्ट में देखिएगा। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ वैल्यू मिलेगी। बस मेरी एक अनुरोध है आपसे, वो ये है कि आप अपने इस बिजी शेड्यूल से थोड़ा सा समय देकर इस पॉडकास्ट को देखें। तो बस बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया सर, मैं जब कला के अंदर घुसा, मैं इस आर्ट के अंदर घुसा, तो जहाँ से मैंने ये सीखा है ना सर, उनके आप गुरु हैं। ओके सर, मैं जब आपसे मिला, मेरी एक अंदर से सर एक इंटेंशन आई थी कि मुझे जानना है क्या होता है, आर्ट क्या होता है, थिएटर क्या होता है। तो सर बस आज मैं आपके साथ हूँ, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, मैंने जब आपके साथ इतना समय बिताया तो सर मैं बस ये देख रहा था कि आप हर वक्त एक किरदार में रहते हो, ठीक है, आप हर वक्त कुछ ना कुछ निभाते रहते हो। जब आपने कुछ, मैं नाम ले सकता हूँ, आपने जैसे ईदगाह के बारे में बताया तो आप उस किरदार में थे। तो सर आज मैं बस ये जानना चाहता हूँ आपसे कि हु इज अभिषेक मुदगल सर? हु इज़ अभिषेक मुदगल, ये समय समय पर चीज़ें बदलती रहीं। जब मैं शुरुआती दौर में थिएटर में आया तब मैं एक एक्टर था और एक्टर की तरह ही अपनी चीज़ें प्रोसीड कर रहा था, डेवलप कर रहा था अपने आप को एज एन एक्टर बहुत अच्छा बनाने के लिए। जो चीज़ें हो सकती हैं, जितनी ट्रेनिंग में ले सकता हूँ वो सब मैं ले रहा था। फिर चीज़ें बदली, मैं ऑर्गेनाइज़र बना, मैंने कुछ फेस्टिवल्स करना स्टार्ट किए, चीज़ें और बदली, फिर मैं डायरेक्टर बना। तो मुझे लगता है कि ये आर्ट कभी कोई एक चीज़ को बनाने की तरफ नहीं जाती कि आपको कोई एक पर्सन या एक तरीके की चीज़ आपको बनाएगी। वो मिक्सचर बनाती है आपको बहुत सारी चीज़ों का उस आर्ट के अंदर। जैसे थिएटर में मैं शायद डायरेक्शन प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लेकिन एज एन एक्टर भी मैं बहुत सारी चीज़ें सोचता हूँ कि मेरे एक्टर्स को क्या प्रॉब्लम आ रहा होगा, या वो क्या थॉट लेकर के मेरे पास में आया है सीखने के लिए, तो मैं उसको क्या दे सकता हूँ जिससे कि वो डेवलप हो। या मेरे टाइम पे एज एन एक्टर ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स थी जो मुझे आती थी, या कौन सा स्पेस मुझे चाहिए था जो एक्टर्स को मैं दे सकता हूँ जिससे कि वो आगे डेवलप कर सके। तो अगर मैं आज की बात करूँ तो अभिषेक मुदगल एक एक्टिंग कोच है, एक थिएटर कोच है। एक्टिंग से भी ज़्यादा मैं इसको पूरी कंबाइंड आर्ट लेता हूँ कि मैं थिएटर जो है वो सिखाना चाहता हूँ, थिएटर को डेवलप करना चाहता हूँ। और थिएटर प्रैक्टिशनर एक अच्छा वर्ड रहेगा, इसमें डायरेक्शन
और एक्टिंग और सिखाना और वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो मेरे ख्याल से ये सही शब्द होगा आज के लिए। सर आपने ये डिस्क्राइब किया जो लोग आपको जानते हैं, मैं आपको एज अ थिएटर डायरेक्टर, आप प्रैक्टिशनर जो आपने बोला, ये आपको हर एक बंदा जानता है सर, खुद के लिए, कि मैं जो आपने कभी किसी को डिस्क्राइब नहीं किया सर, वो अभिषेक मुद्गल कौन है सर? मतलब मैंने ऐसा डिस्क्राइब नहीं किया, ऐसा कभी सोचा नहीं, लेकिन हाँ, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो दिमाग में या दिल में चलती हैं, और वो ये है कि मैं अपने आप में से ही, या ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं ढूँढना चाहता हूँ थिएटर के थ्रू, ऐसी बहुत सारी बातें जो मैं रखना चाहता हूँ, जो मेरे अंदर हैं। और सबसे बड़ी बात ये है इस पूरे वक्फ़े की, इस पूरे बात की, कि जो भी आर्ट बनाता है उसके अंदर ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो शायद वो बोल करके नहीं बता सकता है, शायद वो एक्सप्रेस नहीं कर सकता है, लेकिन वो क्रिएट कर सकता है अपनी आर्ट के अंदर वो चीज़ें। बहुत लोग पेंटिंग के थ्रू ये चीज़ें करते हैं, बहुत लोग सेट डिज़ाइन के थ्रू ये चीज़ें करते हैं, तो मैं अपने डायरेक्शन के क्राफ्ट में ये चीज़ें डालता हूँ जिससे कि लोगों को ये चीज़ें समझ में आए। तो अभिषेक मुद्गल एक आदमी है जो सोसाइटी की सच्चाई या अपनी इनर फीलिंग्स, या ऐसी फीलिंग्स जो सोसाइटी में जिनके बारे में बात नहीं की जाती हैं, उनको अपने नाटकों के थ्रू दिखाना चाहता है। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि थिएटर, जो कि हमारे पूरे इंडिया में, पूरी सोसाइटी में एक टैबू की तरह लिया जाता है कि ये जो काम है ये अच्छा नहीं है। सेकेंडली, थिएटर एक सीढ़ी है फिल्मों में जाने की। तो इन दोनों टैबूज को तोड़ने का काम भी अभिषेक मुद्गल करना चाहता है, मेजर ये बात है। सर इनर सोसाइटी किस बारे में बात नहीं कर रही है और आप जो अपने आर्ट के थ्रू उनको फैलाना चाहते हो? तो पहली बात तो ये कि ऐसी क्या बातें हैं जिनको मैं अपने आर्ट में दिखाना चाहता हूँ। तो 2012 में जब निर्भया का केस हुआ दिल्ली में, तब हम लोगों ने यहाँ जयपुर में स्ट्रीट प्लेस करना स्टार्ट किया, और वो स्ट्रीट प्लेस सारे के सारे इस तरह से थे कि हम अलग अलग गली मोहल्लों में जा के, स्कूल्स में जा के वो स्ट्रीट प्लेस करते थे कि ये चीज़ दोबारा ना हो। आप ने आंदोलन किया, आपने उनको सज़ा दिलवाई, ठीक है, लेकिन इस इंसिडेंट के ख़त्म होने के 5 साल बाद तक भी हम वो स्ट्रीट प्लेस करते रहे, जिससे कि एटलीस्ट जो लड़के हैं या जो लोग हैं, वो स्ट्रीट प्ले को देख करके थोड़ा अवेयर हो सके, और अपने अंदर अगर ऐसे कोई फीलिंग डेवलप होती है तो उसको एटलीस्ट इस स्ट्रीट प्ले को देख करके ख़त्म कर सके। तो एक ये इंसिडेंट है, या जैसे मेरा एक नाटक है नर वैदेही, तो उसमें मैं ये बात करता हूँ कि हमारे जो आर्टिस्ट कम्युनिटी है उनके बारे में हमारा जो नॉर्मल सोसाइटी वो क्या थॉट रखता है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें जो सोसाइटी के अंदर हम बात नहीं करते, कि कोई एक लड़का है जो फीमेल कैरेक्टर्स करता है और उसकी लाइफ में पूरी की पूरी फीमेल उतर चुकी है, तो उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे कि नहीं यार ये तो ऐसा ही है। तो हमने उसकी पूरी की पूरी कहानी प्रेजेंट की है अपने नाटक के अंदर, कि ये लोग एग्जिस्ट करते हैं और हमें इनको एक्सेप्ट करना है, ये हमारी सोसाइटी का हिस्सा है। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती है, सोसाइटी से बाहर रखती है। ऐसी बातों को हम हमारे नाटक के थ्रू दिखाते हैं कि हम सोसाइटी को एक आईना दिखा सकें, जिससे उस आईने में उनको अपने दाग धब्बे सब दिख सकें। तो मेरा नाटक उनके लिए ये काम करता है। उसके बाद आपने 2011 में ड्रामेटिक्स का, जो आपने यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से ड्रामेटिक्स का कोर्स किया, 2012 में आपने एक प्रेस्टिजियस अवार्ड जीता। सर वो जो बचपन से लेके वो जो अवार्ड जीतने तक का जो आपका थिएटर से लगाव रहा, सर वो थोड़ा एक्सप्लेन कर दो, क्या स्ट्रगल रहा उस अवार्ड तक के लिए? स्कूल टाइम से शुरू हुई। मैं स्कूल में था, मेरी फोटोग्राफ भी वहाँ लगी हुई मेरे पहले नाटक की। और स्कूल में था, जब स्कूल में स्ट्रीट प्लेस या प्ले करना स्टार्ट किया, तो तब एक शौक था कि हाँ अच्छा एक्टिंग कर लेते हैं, और ओके है, मज़ा आता है, और पढ़ाई से छुट्टी मिल जाती है इसलिए करना अच्छा है। तो उसके बाद धीरे 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 आगे बढ़े और जेके के समर कैंप तक पहुँचे, तब भी समझ में आया कि एक्चुअली में जो शौक था वो धीरे धीरे पैशन में कन्वर्ट होता जा रहा है। और क्योंकि ये एक ऐसा पैशन था, ऐसा फील्ड था जिसमें घर वाले कभी सपोर्ट में नहीं हो सकते, तो कुछ टाइम तक तो पढ़ाई के साथ साथ चलता रहा। और 2011 की बात है कि जब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे पहुंच गया और कॉलेज ख़त्म हुआ, तो मेरे फादर ने मुझे कहा कि अब भाई तेरे इस काम के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, ना तो मैं तुझे पेट्रोल के पैसे दूंगा, ना मैं तुझे कुछ और काम करने के लिए पैसे दूंगा। तुझे अगर मेरा बिजनेस करना है या कोई नौकरी करनी तो बता, इस काम के लिए मेरे पास में कुछ भी नहीं। देन आई डिसाइडेड कि या हो सकता है कि मैं एक बार ट्राई करके देखता हूँ कि कुछ होगा नहीं होगा, क्या चीज़ें होंगी। स्कॉलरशिप्स निकलती थी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की, 2012 की बात है, और पूरे इंडिया में 75 या 80 लोगों को वो स्कॉलरशिप देते हैं, मिल हज़ारों रहा लोग उसके लिए अप्लाई करते हैं। मैंने भी अप्लाई किया, 5,000 रुपये महीने मिलते थे स्कॉलरशिप में। और 2012 में 5,000 रुपये बहुत होते थे, बहुत होते थे कि आपका पूरा महीने का पेट्रोल का खर्चा, थिएटर करने का खर्चा सब आसानी से निकल सकता था। तो मैंने स्कॉलरशिप भरी, मुंबई इंटरव्यू देने भी गया, और
नसीब से, मेरे मेहनत से, जो भी चीज़ मैं कहूँ उसमें मुझे वो अवार्ड मिला। मिला। और 2 साल तक के लिए मेरा 5,000 रुपये महीने का भत्ता फिक्स हो गया। अब तो मैं हीरो बन गया, अब तो घर वालों से पैसे चाहिए ही नहीं। अब घर वाले ये वेट करने लगे कब 2 साल कंप्लीट होंगे, कब तेरे पास से पैसे आना बंद होगा, कब हम तेरे को वापस बुलाएँगे। लेकिन वो समय 2012 के बाद दोबारा आया ही नहीं। उस 2 साल के थिएटर ने मुझे थिएटर के इतना करीब ला दिया कि अब वो पैशन धीरे-धीरे मेरे आत्मा में, मेरे सोल में बसता गया और मुझे लगने लगा कि ये मैं शायद इसी के लिए बना हूँ। और इतना इतना काम किया। मेरे गुरु थे संदीप सर, संदीप मदान सर जवाहर कला केंद्र में थे और मेरे स्कॉलरशिप के वो गुरु थे। और मैं अपनी अपनी लाइफ का पूरा पूरा क्रेडिट मैं उनको देता हूँ कि मैं आज जो कुछ भी हूँ वो उनकी सिखाई हुई चीज़ों की वजह से हूँ। अगर वो नहीं होते तो शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। उन्होंने हर चीज़ का कॉन्फिडेंस मुझे दिया, मुझे स्कॉलरशिप में इतनी सारी चीज़ें बताई और उस 2 साल में मैं अपने आप से मिल पाया कि मैं एक्चुअली में क्या चाहता हूँ। और ये तो खैर मैं समय के साथ डिस्कवर कर पाया कि मैं एज एन एक्टर अच्छा हूँ, कि एज ए डायरेक्टर अच्छा हूँ, कि एज ए ऑर्गेनाइजर अच्छा हूँ। लेकिन वो एक पाथ दिखाने वाला गुरु कि आप एक्सप्लोर तो करो कि क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो मैं जब भी उनके पास में जाता था, आई जस्ट शेयर स्मॉल स्टोरी कि मैं 10th के बाद उनके पास में गया कि सर वो पापा साइंस मैथ लेने के लिए बोल रहे हैं। तो हाँ ठीक है, ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं कुछ दिनों बाद गया कि सर मैंने कॉमर्स ले लिया, साइंस मैथ के लिए पापा ने फिर मना कर दिया। तो बोले अच्छा किया तूने, साइंस में तेरे से होती भी नहीं। तो पहले तो आपने बोला था कि हाँ हाँ बोला था। फिर मैंने 12th के बाद कि पापा सीएस करने को बोल रहे हैं, हाँ तो ठीक है, अच्छी बात है, करो। फिर मैं सीएस में फेल हो गया। फिर मैं वापस गया कि सर मैं सीएस में फेल हो गया। हाँ अच्छा किया, छोड़ दे उसको, तेरे से होगी भी नहीं वो। सो कहने का मतलब ये कि मैं जब भी उनके पास में जाता था, ही नेवर सेड कि मत करो। आप खुद ट्राई जब तक नहीं करोगे, आप खुद उसमें नहीं पहुंचोगे, तब तक आप इस चीज को फील ही नहीं कर पाओगे कि उससे निकलने का, फेल होने का एक्सपीरियंस क्या है। और जब आप ये चीजें करोगे, उसके बाद जब आप निकल करके आगे आओगे तो सर आप एक अलग ह्यूमन, एक अलग इंसान बन करके निकलोगे। और वो चाहते थे कि मैं थिएटर में डेवलप करूँ, तो उन्होंने हर चीज़ मुझे एक्सप्लोर करने के लिए कही। ऑर्गेनाइजिंग, एक्टिंग, वर्कशॉप, फिजिकल थिएटर, डायरेक्शन, जो भी वर्कशॉप्स जयपुर में होते रही, उन सब के लिए वो मुझे बोलते रहे। उन्होंने आपको बेसिकली एज अ क्रिएटर बनाया। आप ऐसा, आपने एक शब्द कहे हुए हैं, संदीप मदान सर जी ने मुझे एक तरीके का क्रिएटर बनाया। जब मैंने 5 बार मैं सीए में फेल हुआ था, यस ठीक है, यस यस तो उन्होंने बोला था कि अब तू ये ट्राई कर कि तू कर क्या सकता है। यस संदीप सर ने आपने मुझे बताया था। यस। सर अपन संदीप सर पे जरूर आएंगे, बस एक आपकी आप ही की एक बात से मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ। जब पेरेंट्स इन सब चीजों में मना कर रहे थे, क्या चल रहा था दिमाग में कि मैं इनको प्रूफ करके दिखाऊं, या फिर ये बहुत मतलब मैं जो करना चाहता हूँ ये समझ नहीं पा रहे, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये समझ नहीं पा रहे हैं। तब तो नहीं चल रहा था ये कि प्रूव करके दिखाऊं मैं, तब तो बिल्कुल नहीं चल रहा था ये। हाँ, लेकिन कुछ टाइम बाद मुझे समझ में आया, जब मेरी और दोस्तों से ही बात हुई और कुछ ऐसे लोगों से बात हुई जो थिएटर में बहुत ज़्यादा अचीव कर चुके हैं, तो उन्होंने कहा कि आप, मैंने कहा कि ठीक है, पापा से बात नहीं करूँगा, मम्मी से बात नहीं करूँगा, वो मेरे काम को समझते नहीं है, ये नहीं समझते, मैं उनको बताऊँगा नहीं, मेरे नाटक में बुलाऊँगा नहीं। तो कई लोगों ने समझाया कि आप जब तक उनको कॉन्फिडेंस नहीं देंगे आपके काम का, तो वो आपके काम को कैसे सब पसंद करेंगे। आप उनको अपना काम दिखाओ, अपनी चीज़ें दिखाओ। और ये शायद बहुत सालों बाद जा कर के मैं करना शुरू कर पाया, और ये नेचुरली हुआ। मुझे नहीं पता कि या तो शायद पापा मम्मी ने ये सोच लिया कि अब जो है ये वापस लौटेगा ही नहीं किसी और फील्ड में, इसका यही फील्ड हो गया, तो उन्होंने आना देखना शुरू कर दिया। और या हो सकता है कि मैंने बहुत वैल्यू से या इतनी मेहनत से काम किया कि उनको ये लगने लगा कि यार ये इस फील्ड में डेवलप कर रहा है, तो चलो देखते हैं कि कुछ हो जाएगा। जैसे हमारा ये गुरुकुल है, अब गुरुकुल का ये जो घर है पूरा का पूरा 250 गज का, ये 20 साल पहले बना था। और जब मैंने इनिशियल थिएटर स्टार्ट किया था, मैंने पापा को बोला कि पापा मुझे नीचे का फ्लोर प्लीज़ दे दो, मैं अपनी थिएटर की क्लासेस खोलना चाहता हूँ। तो ही सेड नो, तेरे फालतू के काम के लिए मेरे पास ये घर नहीं है। और आज इट्स अ बिग चेंज कि 2024 में 10 साल 12 साल बाद उन्होंने पूरा घर मुझे अपने थिएटर के लिए दिया हुआ है। यहाँ गुरुकुल में बच्चे रहते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, हम सारा काम करते हैं। तो इट्स अ बिग चेंज। 10 साल लगे मुझे उनको कॉन्फिडेंस देने में, लेकिन वो समय आया जब उन्होंने अपनी तरफ से एफर्ट करना शुरू किया मेरे काम के लिए, मेरे आर्ट के लिए, या मैं जो पसंद करता हूँ उसके लिए। लेकिन आपको पहले, मतलब मैं ये डायरेक्टली नहीं बोलूँगा कि आपको प्रूव करना पड़ेगा, लेकिन ये उस प्रोसेस में आता है, आपका प्रूव करना कि आप कितना अच्छा काम कर रहे हो। अगर आप किसी भी आर्ट के लिए पैशनेट हो और आपका काम बहुत अच्छा है, एक दिन आपके पेरेंट्स आपके सपोर्ट में आपके साथ खड़े होंगे, ये तय बात है। पर आपको उनको ही कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा कि मेरा जो काम है, मैं इस काम से, पेरेंट्स क्या चाहते हैं कि आप अच्छा कमाओ, अच्छा सेटल हो, फाइनेंशियली जो है वो आप इनस्टेबल ना रहो, अच्छे से आप चीज़ें करते रहो। तो ये चीज़ें अगर आप किसी भी फील्ड से उनको दिखा रहे हो, तो मैंने उनको ये दिखाया, पापा मेरी आकांक्षा बहुत बड़ी नहीं है,
मुझे बहुत सारे घर नहीं बनाने हैं, आपने मुझे घर दिया हुआ है, मुझे कारें नहीं खरीदनी है, मैं अपनी मारुति ऑल्टो में खुश हूँ। तो मैंने अपनी आकांक्षाएँ जब कम कर ली, तो मैं इतना ज़्यादा खुश हो गया कि थिएटर ने मुझे जितना दिया वो मेरे लिए बहुत था। क्योंकि थिएटर करने से जो मुझे इंटरनल सैटिस्फैक्शन मिल रहा था, वो मेरे लिए बहुत बड़ा था। तो आज भी मैं बच्चों को यही बोलता हूँ, जब बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर आप कभी मुंबई क्यों नहीं गए? तो कभी मन ही नहीं किया। थिएटर में इतना ज़्यादा आता गया और थिएटर ने इतना कुछ दिया सोल को कि आज भी यही मन करता है कि ज़िंदगी भर थिएटर ही करूँगा। और शायद जो है जितने लोग रहे, जितने आइडल्स रहे, चाहे वो रतन धियाम हों, अभीप तनवीर हों, बंसी कौल साहब हों, या थिएटर के जितने बड़े नाम हैं, कावलम नारायण पन्नीकर हों, वो सब लोग जिन्होंने पूरी ज़िंदगी थिएटर को दी, शायद वही जीवनियाँ पढ़ के मुझे ऐसा लगा कि ये चीज़ है जो इस जीवन को आत्मसुकून दे सकती। तो मुझे लगता है कि मेरा ये जीवन थिएटर के ही नाम है। मुंबई वाली बात पे मैं ऐसा एक सवाल पूछना चाहूँगा। हम्म, कभी ऐसा लगा है कि अगर हम्म, अगर मेरा जन्म मुंबई में होता और मैं आज जैसी पर्सनैलिटी हूँ, अगर मैं, तो मेरे में कुछ अलग चेंजेस होते? हाँ, ये तो है। स्पेस का, ज्योग्राफी का और जगह का बहुत फ़र्क पड़ता है। मुंबई के कई लोग हैं जो जयपुर आए, उन्होंने बातचीत भी की कि तुमको मुंबई आना चाहिए, होनी चाहिए। सिचुएशंस भी थी, जाना भी अच्छा लगता था। पृथ्वी में परफ़ॉर्म भी किया 3-4 बार। लेकिन मेरा एक हमेशा से रहा कि जब भी मैं मुंबई गया तो मैं मुंबई से कनेक्ट नहीं कर पाया। क्योंकि मैं बहुत चीज़ें ठहराव के साथ करता हूँ और मुंबई बहुत भागती है। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि भई ये कोई मैं एक्सक्यूज़ दे रहा हूँ या क्या है, लेकिन मेरी एनर्जी कभी मुंबई के साथ मैच नहीं हुई। ऑल्दो मेरे पास कभी पैसे भी नहीं थे मुंबई जाने के लिए। और फिर थिएटर इतना किया, इतना करने लगा कि कभी मन ही नहीं करा और ना समय मिला कि मुंबई जाकर के स्ट्रगल करके बड़ा एक्टर बना जाए। तो मुझे लगता है कि ये प्रोसेस जो है ना, शायद उस इस स्पेस की वजह से भी कि जयपुर में मुझे बहुत अच्छे से जो है सुकून का, ठहराव का थिएटर मिला। अगर मुंबई में होता तो शायद बहुत फास्ट चीज़ें कर रहा होता, बहुत फास्ट चीज़ें डेवलप कर रहा होता, सब शायद पूरी दुनिया में घूम रहा होता, फिल्में भी कर रहा होता, नाटक भी कर रहा होता, सारी चीज़ें कर रहा होता। और तब शायद मेरी आकांक्षा बहुत ज़्यादा होती अगर मैं मुंबई में पैदा होता तो अभी के हिसाब से मुझे लगता है ये बहुत परफेक्ट है जो भी है अभी। एक पर्सनल सवाल पूछ रहा हूँ कि हाँ। आपने बोला आकांक्षा मैंने कम करी, हम्म, इसका कोई रीजन हो सकता है कि भाई मुझे, क्योंकि आपने बोला कि कॉन्फिडेंस देना है हम्म, पेरेंट्स को, हम्म, उसके कारण मुझे कुछ सेक्रीफाइस करने होंगे, हम्म, तो आपने अपनी लग्जरी की सेक्रीफाइस करी कि हम्म। केवल अपने उस आर्ट फॉर्म को दिखाने के लिए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने कोई लग्ज़री की सैक्रिफाइस नहीं किया। बेसिक ये है कि जब आप थिएटर प्रैक्टिस करते हो, तब आपको ये समझ में आता है कि आप उन लोगों के साथ में जुड़ रहे हो, उन लोगों को ऑब्ज़र्व कर रहे हो, वो चीज़ें कर रहे हो जिनके जो बहुत ज़ीरो लेवल पे जुड़े हुए हैं। मतलब अगर हम इसको बहुत आसान भाषा में बोले तो एक ऐसी ज़िंदगी जो मिनिमलिज़्म की ज़िंदगी है। तो हम थिएटर में चाय की टपरी पे बैठते हैं, कम खाना खाते हैं, छोटे लोगों को भी ऑब्जर्व करते हैं। तो मुझे लगता है कि जीवन में जो चीज़ें बहुत आसानी से आपके पास मिल जाती हैं, मुझे लगता है उनकी ही ज़रूरत है। 2 कमरे की, 2 वक़्त के खाने की और बहुत आसान एक लाइफ़ पार्टनर की। इससे ज़्यादा शायद ज़िंदगी को नहीं चाहिए होता है। लेकिन कई लोगों को बहुत सपने देखते हैं, मेरे को उनके सपनों से भी कोई शिकायत नहीं है। पर मुझे थिएटर के प्रोसेस में ही एक मिनिमलिज्म की ज़िंदगी जीने का एक आनंद आने लगा कि अगर आदमी इतना ही कम खाए, ज़मीन पे बैठ के खाए आराम से, उसके पास एक ही घर हो तो क्या सुकून की ज़िंदगी हो। उसको 4 घर नहीं संभालने हैं, उसको 4 गाड़ियाँ नहीं संभालनी है, उसको इतने सारे एफडीज़ को, इतने सारे इंश्योरेंस पॉलिसीज़ को नहीं संभालना है। तो मेंटली कितना सुकून में है वो आदमी। तो ये थिएटर ने मुझे दिया। इसमें मुझे ये नहीं था कि मैंने कोई अपनी लग्ज़री सैक्रिफाइस करी है या मुझे बहुत मैंने त्याग करके मैं थिएटर के अंदर आया हूँ, नहीं। थिएटर ने मुझे ये दिया कि मिनिमलिज्म की ज़िंदगी होनी चाहिए। जैसे मैं इंस्पायर होता हूँ, मेरे एक भैया हैं पंकज तिवारी जो यूरोप में है, जिनकी वजह से मैं यूरोप रेजिडेंसी में जा भी पाया था। और वो हमेशा ये बोलते हैं पंकज भैया कि वो वहाँ यूरोप में रहते हैं, वहाँ मिनिमलिज्म की ज़िंदगी जीते हैं। एक किचन है छोटी सी, या रहते हैं, उनके पास बहुत बहुत सारी रेजिडेंसीज के पैसे हैं, आते भी हैं, बहुत सारा काम भी मिलता है, स्टिल वो बहुत कम चीज़ों में अपनी ज़िंदगी गुजारते। तो मैं उनसे पूछता भैया इतना पैसा है क्या करोगे? बोले, अगर आज पैसा है और मैंने अपनी आदतें खराब कर ली और कल पैसा नहीं रहा तो क्या करूंगा? पर ये मिनिमलिज्म की जिंदगी में जिंदगी भर गुजार चाहता हूँ, चाहे मेरा पैसा हो चाहे नहीं। तो वो प्रैक्टिस ने मुझे इतना प्रभावित किया कि कितना सुंदर बात है कि ये जिंदगी आप जिंदगी भर जी सकते हो। आपके पास कुछ है नहीं है सब तरीके से, लेकिन अगर आपने लग्जरी ऑप्ट कर ली तो उसको मेंटेन करने के लिए आपको मेंटली बहुत प्रेशराइज होना पड़ेगा, उसके लिए आपको बहुत ज्यादा एफर्ट करने पड़ेंगे। अब नाटक का एफर्ट छोड़ करके आपको ये एफर्ट करना पड़ेगा कि यार अब मुझे अगले 6 महीने एसी भी चलाना है, गाड़ी भी चलानी है, सब कुछ चलाना है, इसका पैसा कहां से आएगा? और अगर मेरी मिनिमलिज्म की जिंदगी है तो मेरे को बस इस बात पे ध्यान देना है कि मेरा आर्ट कैसे सुंदर बनेगा। That's it.
सर मैं आपके साथ इतने 2 ढाई घंटे से आपके साथ बैठा हूँ। मेरे को जो मैंने बताया, मैंने आपके शिष्य से सीखा है। उन्होंने मुझे एक चीज़ नहीं सिखाई थी, वो है ठहराव। हम्म। आज मैं 3 घंटे के अंदर सर मैं सीख गया हूँ। Yes. सर आप में कब आया ये सब? प्रोसेस है, धीरे धीरे आपको समझ में आता है कि ठहर के बहुत आराम से पेशेंस के साथ चीज़ें चलती हैं। जब मेजरली जब आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं होता है। मेरी ज़िंदगी में थिएटर के अलावा मैंने कोई ऑप्शन रखा नहीं। तो जब मुझे पता लगा कि ये थिएटर से पैसे नहीं मिल रहे हैं, कम पैसे मिल रहे हैं, धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है, लोगों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, एक शो के लिए 10 जगह फाइल लगानी पड़ रही है, सरकार में जाना पड़ रहा है, वेन्यू कोलैबोरेशन नहीं मिल रहा है, ये सारी चीज़ें कई सालों तक चली। तो अगर मेरे पास ऑप्शन होता कि मैं मेरे फादर के बिजनेस को ऑप्ट कर लूँ या कोई और नौकरी कर लूँ, तो शायद मैं उस पेशेंस को बहुत लंबा तक नहीं चला पाता। लेकिन मैंने अपने लाइफ में दूसरा ऑप्शन नहीं रखा, तो मैंने कहा, ये रुकना ही पड़ेगा, अपने पास ऑप्शन नहीं है ना थिएटर के अलावा, नाटक ही करना है अपने को जीवन भर। तो उस इंटरनल प्रोसेस ने, उस इंटरनल फीलिंग ने इतना पेशेंस दिया जिंदगी के अंदर कि अब कोई भी, अब वो पेशेंस मेरे आर्ट में भी आने लगा है कि मुझे लगता है धीरे धीरे चीज़ बनेगी, एक्टर धीरे धीरे डेवलप होगा, सारी चीज़ें धीरे धीरे होंगी। और जब मैं इसको करते हुए भी देखता हूँ ना, तो मुझे वो नज़र आता है कि कैसे एक एक्टर पहले दिन से लेकर के और 300वें दिन आकर तक कितना डेवलप हो चुका है। और ये प्रोसेस में जैसे मुझे कोई एक्टर लगता है कि जो मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, जिसको 10 दिन में एक्टर बनना है, तो मैं उसको उसी दिन बोलता हूँ, दोस्त तेरा यहाँ पे कोई काम नहीं है, क्योंकि तुझे जल्दी एक्टर बनना है और मैं ये मशीन हूँ नहीं जल्दी एक्टर बनाने वाली या जल्दी थिएटर सिखाने वाली। ये ठहराव की विद्या है। और जितने बड़े थिएटर आर्टिस्ट रहे या आज भी जो मनोज वाजपेयी, नसीर साहब, ये जितनी बड़ी बड़ी बातें होती हैं, उन सब में ये सबसे मेजर कहा जाता है कि पेशेंस, प्रैक्टिस, पेशेंस, प्रैक्टिस। उस ठहराव के साथ ही आप उसको पा सकते हो। अगर किसी चीज़ को आपको एक्चुअल में अच्छे से पाना है, तो उसका रियाज बहुत ज़रूरी है, तब जाकर के उसकी एक्चुअल चीज़ को आप पा पाओ। आपको नहीं लगता जैसे कि जब आपने अभी बात करी कि गवर्नमेंट वाली सेक्टर की जो आपने बात करी, आपको नहीं लगता है गवर्नमेंट जिस सेक्टर में अगर थोड़ा सा उसको अपलिफ्ट करे? ये गवर्नमेंट की बात से ज़्यादा हमारे सिटीजन्स की बात है। इंडिया में आर्ट एंड कल्चर प्रायोरिटी नहीं है, फॉरेन में ये प्रायोरिटी है। लोगों का कल्चर है आर्ट एंड कल्चर को देखना, जाना, अप्रिशिएट करना। हमारे यहाँ वेस्ट बंगाल में कल्चर है, ये गुजरात में कल्चर है, महाराष्ट्र में कल्चर है कि उनके घर से अगर कोई नाटक देखने जाएगा तो उनको अच्छा माना जाएगा। राजस्थान में, एमपी में बुरा माना जाएगा, नाटक करने देखने वाले, यार क्या बकवास कर रहे हो। तो ये जब तक ये कल्चर, आज फिल्मों के अंदर आपका बेटा जाएगा तो आप बड़े खुश होते हो कि फिल्म में आ रहा है मेरा बेटा, किसी चीज में जा रहा है, ग्लैमर में जा रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ कल्चर है फिल्मों को देखने का, डेवलप होने का। पूरे इंडिया में ये कल्चर ही डेवलप नहीं है सिटीजन्स में। अगर आज आर्ट एंड कल्चर को खत्म कर दिया जाए तो किसी भी आम आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आज आपके मल्टीप्लेक्सेस बंद कर दिए जाएं तो भी बहुत कम लोगों को फर्क पड़ेगा। पर अगर आप पानी की मील बंद कर दोगे तो सबको फर्क पड़ेगा, अगर आप चीनी बंद कर दोगे सबको फर्क पड़ेगा, अगर आप रुई बंद कर दोगे और जो चीजें हैं वो बंद कर दोगे, या कोई ऐसी चीजें जो उनकी डेली लाइफ में यूज आ रही, खाना बंद कर दोगे तो उनको फर्क पड़ेगा। ऐसी चीजें जो उनकी रियल जिंदगी से जुड़ी हुई नहीं है, उनसे सिटीजन्स को फर्क नहीं पड़ता। इसलिए कोविड में भी सबसे ज्यादा जो प्रभावित हुए वो आर्टिस्ट आर्टिस्ट हुए। हुए। और ये बात सबसे लोगों ने मानी भी है बाद में कि आर्टिस्ट प्रभावित हुए, लेकिन आर्ट की वजह से ही वो कोविड को सरवाइव कर पाए। वो आर्ट को देखते रहे, आर्ट को देख करके अपने आप को नॉर्मल करते रहे, पेशेंस लेते रहे, अपनी चीज़ों को, अपने माइंड को बहुत रिलैक्स करते रहे। आर्ट ने उनको निदान दिया उस पूरी की पूरी बीमारी से। पर ये चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो मुझे लगता है कि सरकार तो तब करेगी जब सिटीजन्स उसको ऑप्ट करने लग जाएंगे। वेस्ट बंगाल में टिकटेड शोज होते हैं, हाउसफुल होते हैं, सरकार को ग्रांट्स देनी पड़ती है, सरकार को स्पेसेस बनाने पड़ते हैं, वहाँ पे सारी चीज़ें होती है, क्योंकि लोगों का कल्चर है रोज नाटक देखने जाना वहाँ पे। अब हमारे यहाँ रोज नाटक देखने जाना कहीं कल्चर है ही नहीं, जयपुर में या राजस्थान के अंदर। तो सबसे पहले मुझे लगता है कि ये इनिशिएटिव हमारी सोसाइटी को लेना होगा कि वो आर्टिस्टों को प्रमोट करना स्टार्ट करे, वो आर्ट को देखना शुरू करे, अप्रिशिएट करना शुरू करे। जब आम आदमी करना शुरू कर देगा, सरकार को अपने आप करना पड़ेगा, वो रुक ही नहीं सकती। सरकार तो आप ही के लिए काम करेगी। अगर आप बोलोगे हमें पानी चाहिए तो उसे, आप बोलोगे हमको नाटक देखना है तो नाटक करवाएगी। तो मुझे लगता है कि सरकार जितना काम कर रही है वो बहुत अच्छा काम कर रही है। एक्सट्रीम कभी हमारे को लगेगा ही नहीं कि पूरा काम है, तो कमी हमेशा ही लगेगी। और ग्रांट्स होने चाहिए, और फेलोशिप्स होनी चाहिए, और हमें ज़्यादा शोज मिलने चाहिए, ज़्यादा फेस्टिवल्स होने चाहिए। वो चलता रहेगा टाइम के साथ में। पर मुझे लगता है सरकार से पहले सिटीजन्स को अवेयर होना पड़ेगा कि हमें थिएटर को प्रमोट करना है। अगर शोज हाउसफुल होंगे, भरे हुए होंगे, तो बार बार लोगों को ये बताया जाएगा कि देखो आर्ट अप्रिशिएट हो रही है, तो फिर उसकी अपने आप एनर्जी बढ़ेगी।
इन सिटीजनशिप में मैं एक और चीज ऐड करना चाहता हूँ जो मैंने नोटिस करी है सर। मैं आपका शो देखने आया था नरवेदही, जो मेरा सबसे फेवरेट शो है आपके एक निर्देशन में सर। वहां पे मैंने देखा था, वहां पे लोग मतलब एक बोलते हैं ना भाईचारा कि यार मुझे एक टिकट दे दे। ये बहुत ये डिसरिस्पेक्ट है सर एक आर्टिस्ट की, कि मैं अगर किसी का कुछ क्रिएट किया हुआ कुछ देखने जा रहा हूँ तो मैं अगर 100 रुपए नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे ध्यान है जेके के अंदर 100 रुपए के ऊपर जाती है जीएसटी लगना स्टार्ट हो जाती है। तो सर मैं बस ये पूछना चाह रहा हूँ कि उन लोगों को जो आर्ट की डिसरिस्पेक्ट करते हैं एज एन आर्टिस्ट होके कि भाई मुझे 30% का डिस्काउंट दो 100 रुपए की टिकट में भी, जो मतलब ऐसे बोलते हैं कि भाई नहीं मैं 100 रुपए की तुम्हारी टिकट, उन लोगों को क्या कहना चाहोगे सर? और वो मेजर इसीलिए है क्योंकि हम लोगों ने उनको इस तरह से कर दिया है। हमको लगता है कि हमारे यहाँ 10 लोग और आके बैठ जाएंगे तो हमारा नाटक हाउसफुल हो जाएगा। मैं कई बार ये बात बोलता हूँ कि अगर मैं 200 रुपये का टिकट रख रहा हूँ और 4 लोग भी आके बैठे हैं तो मेरे लिए मेरी वही ऑडियंस है, मैं उन 4 लोगों के लिए नाटक करूँगा। आपको स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा कि आप किसी को घुसने ना दें। जब आप एक बार ये स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, नेक्स्ट टाइम से वो आदमी को ये पता होगा कि अगर मुझे इस आदमी का नाटक देखना है तो मुझे टिकट खरीदना ही पड़ेगा। तो आपको अपने आर्ट के लिए पहले खुद इतना डिसिप्लिन होना पड़ेगा कि आप किसी को रोक सको। आप लीनियंट हो जाओगे कि आ यार देख मेरा नाटक, आप खुद सोचोगे कि यार मेरा नाटक तो कौन देखने आता है, तो मैं इसको बुला के दिखाता हूँ, कम से कम 50-100 लोग बैठे होंगे तो मेरा नाटक अच्छा लगेगा। आप ये सोचो कि कोई नहीं, अगर 6 लोग ही आए हैं तो दिखाओ उन 6 लोगों, और जितना अच्छे से हो सकता है दिखाओ। वो 6 लोग आपकी 600 लोगों तक पब्लिसिटी करेंगे। नेक्स्ट टाइम उन 6 के लोग बढ़ेंगे। आपकी ऑडियंस वो बनेगी जो एक्चुअली में टिकट लेकर के आना चाहती है। पर आपको अपने आर्ट को उस लेवल तक ले जाना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं कुछ भी नाटक करके ये सारी चीजें कर सकते हो। आपको पहले अपने आर्ट को बहुत अच्छा बनाना पड़ेगा। सर मैं ये आइस ब्रेक करने के लिए या इस कॉन्वर्सेशन को वापस से वार्म अप करने के लिए कह रहा सर, मैं सही में ऐसा डिसिप्लिन और ऐसा ठहराव मैं सर सच्ची में आपसे आज लेके जा रहा हूँ, कुछ वैल्यूज में आपसे लेके जा रहा हूँ सर। अब बात करते हैं आपकी 2013 से जो आपने थिएटर से रंग मस्ताने जो आपने जोड़ा, हमारे पूरे राजस्थान के अंदर जो हमारे रंग मस्ताने जोड़ा, जिनका आप क्रेडिट संदीप मदान सर जी को देते हैं। सर पहले बात करते हैं संदीप मदान सर जी के लिए। संदीप मदान सर आपकी जिंदगी में आना, आप कहते हो कि बहुत बड़ा मेरा एक अलग वैल्यूज निकालना मेरे अंदर से। सर कैसे ये सब मिलना मिलाना ये सब कैसे हुआ सर संदीप मदान सर जी से? समर कैंप था जवाहर कला केंद्र का, और जवाहर कला केंद्र के समर कैंप में मेरे पापा आज भी उस गलती को बोलते हैं कि मैं याद नहीं करना चाहता, क्योंकि पहली बार वही मुझे लेकर के गए थे कि एक महीना फ्री रहेगा, इसको समर कैंप ज्वाइन करा दो। तब सीट्स फुल हो गई थी, तो मेरे पापा गए संदीप सर के पास से, क्योंकि वो जेके के समर कैंप हेड करते थे। तो उन्होंने कि ये बच्चा है, इसका मैंने फॉर्म भर दिया। तो बोले आपने फॉर्म क्यों भरा, हाउसफुल हो चुका है, पूछ के भरना चाहिए था। मेरे को बड़ा गुस्सा है, ये आदमी कैसे बात कर रहा है पापा से यार। बोले ठीक है भेज दो, मिल लेंगे। तो पहली मुलाकात ऐसी थी। अब धीरे धीरे जब उस वर्कशॉप में रहे तो संदीप सर के प्रोसेस के बारे में पता लगा कि वो कैसे बच्चों से प्यार करते हैं, चीज़ें करते हैं, स्पेस देते हैं, डांटते भी हैं, डिसिप्लिन भी रखते हैं, लेकिन साथ साथ ये चाहते हैं कि उनके बच्चे बहुत आज़ाद हों, क्रिएट करें, जितनी ज़्यादा चीज़ें हो सकें करें। मुझे आज तक याद नहीं कि मेरी किसी भी चीज़, चाहे वो बहुत ख़राब आइडिया भी होगा, उन्होंने मुझे कभी रोका और बोला कि ये मत कर। तो एक गुरु का ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये एक तो वो अपने स्टूडेंट को वो एक्सप्लोरेशन की आज़ादी दे अपने आर्ट में, कि वो हर चीज़ को एक्सप्लोर कर पाए। दूसरा, बहुत सारे गुरु ऐसे होते हैं जब उनका शिष्य बहुत ज़्यादा अच्छा काम करने लग जाता है तो वो उनको जेलसी हो जाती है कि ये तो अच्छा काम कर रहा है, ये तो मेरे से भी आगे निकल जाएगा। जैसे मेरे बाकी और कई थिएटर डायरेक्टर के साथ मैंने काम किया तो उनको प्रॉब्लम हुई कि यार इसका काम तो बहुत अच्छा चल रहा है, तो उन्होंने कई लोगों को बोला कि नहीं है, नहीं इसका काम अच्छा नहीं, ये नहीं। संदीप सर इज़ वन ऑफ देम जिन्होंने कभी लाइफ में उस जेलसी को फील नहीं होने दिया। उन्होंने हमेशा आगे बढ़ करके प्राउडली बोला कि मेरा स्टूडेंट है और ये काम कर रहा है। तो संदीप सर बेसिकली क्या है कि उनका एक एक ऑरा था, जिस ऑरे में हम उनको फील करते थे और वो पॉजिटिविटी से एक स्माइल करते थे और हमारा काम हो जाता था। तो मुझे लगता है कि हर आदमी की जिंदगी में एक मेंटोर ऐसा होना चाहिए जिसके दम पे वो अपनी सारी चीजें कर सके। संदीप सर ने हमें कभी पैसे नहीं दिए, संदीप सर ने हमें कभी इस तरीके की सपोर्ट नहीं दिया डायरेक्टली जाकर के कि चलो मैं तुम्हें थिएटर स्पेस देता हूँ तुम काम कर लो। लेकिन उनका वो बोलना, उनका वो सारी चीज़ों के अंदर हमारे साथ में ये करना कि हाँ मैं हूँ, चिंता मत कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो सारा जो एक कॉन्वर्सेशन हमारे साथ में होता था, एक कॉन्फिडेंस हमें रहता था कि संदीप सर हैं, उस कॉन्फिडेंस के चक्कर में ये सारी चीज़ें हुई हैं। अगर वो कॉन्फिडेंस नहीं होता, क्योंकि पापा ने कभी सपोर्ट नहीं करा, मम्मा ने सपोर्ट नहीं करा, तो हु इज़ देयर जिसके दम पे हम सारी चीज़ें करेंगे। तो हमें तो संदीप सर है ना, कोई बात नहीं हो जाएगा, संदीप सर है ना, कोई बात नहीं हो जाएगा। वो कॉन्फिडेंस जो जिस दिन आपको किसी मेंटर से मिल जाए, बस उस मेंटर को मत छोड़िए। आज भी उनकी कुछ ऐसी वैल्यूज याद आती हैं जो मतलब आप रुक जाते हो सब कुछ भी काम करते? बहुत सारी हैं, कई कई जगह पर ऐसा लगता है कि
संदीप सर अगर यहाँ पर होते तो वो ये बता रहे होते, या उनका कहना, उनकी बातों का स्टाइल मेरे अंदर, अगर मैं आज अपने स्टूडेंट्स के साथ में या किसी भी चीज़ से बात कर पा रहा हूँ, बोल पा रहा हूँ, तो संदीप सर का एसेंस है उसमें। मेरी जो दोस्ती रहती है, या जो मित्रवत व्यवहार होता है, या जो हंसी मजाक मैं अपने बच्चों के साथ में करता हूँ, वो कहीं ना कहीं संदीप सर की देन है, मेरे अंदर बाकी किसी डायरेक्टर का नहीं है। स्ट्रिक्ट होना, दूसरे मोमेंट हंस जाना, सटायरिकल बातें करके बच्चों को हंसाना, ये सब चीज़ें संदीप सर की हैं। और जब जब मैं ये करता हूँ मुझे बार बार ऐसा लगता है कि संदीप सर साथ में हैं, और वो ही शायद आशीर्वाद दे करके, दूसरी चीज़ें करके मेरे साथ में मेरा अच्छा काम बना रहे हैं। सर इन सभी बीच में सरताज सर आपका क्या रोल प्ले करते हैं? सरताज सर इज़ लाइक वन ऑफ द बेस्ट पर्सन जिन्होंने मुझे ज़िंदगी जीना सिखाया। वो मेरे कभी थिएटर गुरु नहीं रहे, मैंने उनके साथ में कई नाटक किए, लेकिन बहुत लेटर स्टेज के ऊपर, जब मैं मुझे थिएटर करते हुए 8 साल हो चुके थे। तो सरताज सर के साथ में मैंने ज़िंदगी के 10 साल जिए हैं, उनके घर पे रहा हूँ। और मुझे लगता है कि अगर मैं संदीप सर से मैंने थिएटर सीखा और कुछ चीज़ें खुद से सीखी, तो ज़िंदगी में लोगों से डील कैसे करना है, चीज़ें कैसे डेवलप करनी है, ये सब मुझे सरताज सर ने सिखाया। और पैशन, सुबह 4 बजे उठना, अगर आपकी 6 बजे रिहर्सल है तो होमवर्क करना कि आज रिहर्सल में कराना क्या है, एक रात पहले ये बात करना कि कल मैं ये चीज़ें ब्लॉक करूँगा, उसमें ये होगा, तो कल इस एक्टर का आना ज़रूरी है, पूछो कि वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इतनी प्लानिंग करना, इतना विजन रखना, ये सारी चीज़ें मैंने सरताज सर से सीखी है। और एक एक कनेक्शन जो गुरु शिष्य का रहता है, वो जो संदीप सर से मेरे अंदर आया था कि सरताज सर की वाइफ की डेथ हुई एंड ही वाज अलोन, और वो 12वें दिन बाहर से अंदर चल करके आए, और मैं अंदर बैठा हुआ था उनके घर में, तो उन्होंने आके बोला कि सब मेरे से पूछ रहे हैं कि आपके साथ में कौन रहेगा। मैंने कह दिया कि अभिषेक मेरे साथ में रहेगा, और वो बोल के चले गए। और उसके बाद मैंने उनको कोई जवाब भी नहीं दिया, कोई सवाल नहीं किया उनसे कि आपने क्यों कहा ऐसा, मैं अपना घर छोड़ करके कैसे आऊँगा आपके पास। मैं द नेक्स्ट डे मैं वहाँ उनके घर पे शिफ्ट हो गया, और मैंने 10 साल उनके साथ में गुजारे उनके घर पे। सो मुझे लगता है ये सारी चीज़ें, ये फीलिंग, ये कॉन्वर्सेशन, या ये थिएटर, या ये ठहराव, पेशेंस, मेरे लाइफ के वो 10 साल, सबसे इंपॉर्टेंट 21 साल से 30 साल तक जब आदमी अपना करियर बनाता है, उस समय मैं सरताज सर के घर पे रह रहा था और वहाँ थिएटर प्रैक्टिस कर रहा था। तो आप जो भी पूछ रहे थे कि ठहराव कहाँ से आया, या आपने अपनी आकांक्षाएं कम कैसे कर ली, क्या चीज़ें होंगी, तो ये मेरा एटमॉस्फेयर ऐसा रहा कि मुझे लगा कि सब कुछ तो है जीवन के अंदर, और क्या चाहिए, इतना कुछ तो और उन लोगों को भी नहीं मिलता जो पैसे वाले हैं, तो बस बहुत है ना। अब आते हैं जब आपने लॉस लिया आपकी रंग मस्ताने से, उस लॉस के बाद आपने एक बार के लिए छोड़ दिया था सब चीज, आप नौकरी के लिए चले गए थे, ठीक है? आप मतलब क्योंकि आपको वो सब चुकाना था सारी चीजें बेसिक। तो सर उसके बाद ऐसा क्या हुआ, क्या दिमाग में क्या हिट हुआ कि भाई मुझे नहीं, अब करना तो मुझे अब थिएटर ही है, मैं नहीं कर सकता इसके बिना कुछ और? इसमें सरताज सर का बहुत बड़ा रोल है, और मैं यही कहूँगा कि ज़िंदगी को कैसे जीना है ये उन्होंने, सरताज सर ने सिखाया। तो आई हैड अ लॉस ऑफ 9 लाख समथिंग इन रंग राजस्थान, पहला रंग राजस्थान पहला रंग फेस्टिवल किया, और ऑर्गेनाइज कर रहा था पहली बार। संदीप सर के पास गया, उन्होंने कहा हाँ कर, वो कभी मना करते ही नहीं थे। एंड आई हैड नो एक्सपीरियंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एनी फेस्टिवल। तो हम 8-10 दोस्त थे जिन्होंने मिलकर के पूरा फेस्टिवल बनाया, और स्पॉन्सर्स नहीं मिले, लास्ट मोमेंट पे बहुत सारे स्पॉन्सर्स बैकआउट कर गए, लेकिन हम फेस्टिवल कॉल कर चुके थे। रघुवीर यादव, ईला अरुण, इन सब लोगों को बुला चुके थे। प्लेज 7 बड़े बड़े प्लेज हम लोगों ने JKK में कराए, सारी चीज़ें हुई। एट दी एंड जब वो पूरा फेस्टिवल ख़त्म हुआ, तो मेरे जितने भी दोस्त लोग थे सारे के सारे वो अपने अपने फील्ड में वापस चले गए, मैं अकेला रह गया यहाँ पे। अब मुझे समझ में आया कि सारे लोग थे सपोर्ट करने के लिए, लेकिन ये जो विज़न था, ये जो प्लान था, ये मुझे अकेले को इनकॉर्पोरेट करना था, और वो मैं कर नहीं पाया। और मैंने ये क्यों किया था, किस थॉट से किया, बिना एक्सपीरियंस के समझ नहीं आया, एकदम ब्लैंक हो गया। और ऐसा लगा कि शायद अब ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, बहुत बड़ी गलती हो गई। और 21 साल का लड़का, 20 साल का लड़का थिएटर में आया है, थिएटर में आने के बाद में उसका 9,40,000 का लॉस, आज से 10 साल पहले 2014-15 में बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात थी। तो मुझे लगा था कि अगर मैं घर पे बताऊंगा तो मुझे आज से ही वो दुकान पे बैठा देंगे। 9,40,000 मेरे पापा के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, वो 1 सेकंड में पेमेंट करेंगे और मुझे बोल देंगे बेटा आप घर पे बैठ और दुकान पे सारी चीज़ें कर। तो मेरे को लगा कि ये तो ऑप्शन ख़त्म ही कर देना चाहिए, घर पे बताना है। और चीज़ें की बहुत सारी, उनके पास में बोलने की कभी हिम्मत भी नहीं पड़ी। आज तक भी मेरे घर पे नहीं पता है कि 9,40,000 का लॉस हुआ था, और उसके ऊपर 6 लाख का मैंने उस पर इंटरेस्ट, करीब 16 लाख रुपए मैंने चुकाया है मेरी थिएटर की कमाई से। ये आज तक मेरे घर पे नहीं पता है। और बहुत नेगेटिव हो गया था, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गया था, सुसाइड करने पहुंच गया था कि
9-10 लाख रुपए कहाँ से चुकाऊंगा, नहीं कर सकता, प्रॉब्लम है, थिएटर से कैसे कमाऊंगा, चीज़ें हैं। तो एक फ्रेंड का कॉल आया जब सुसाइड करने की सोच ही रहा था, और वो एक मूवमेंट था जो पास हो गया कि हाँ अब नहीं करना। तो शी सेड कि एक नुक्कड़ नाटक का प्रोजेक्ट आया है, 5,000 रुपये मिलेंगे। मैंने कहा ओके मैं आ रहा हूँ। एंड वो जो 2 साल का टाइम था लॉस के बाद का, मैं मुझे अभी भी याद है कि बैक स्टेज का काम हो, तख्ते उठाने का काम हो, नुक्कड़ करने का काम हो, खाना बनाने का काम हो, किसी प्रोडक्शन के अंदर कोई भी काम हो जो लाइट्स में असिस्ट करना है, सीढ़ी पे चढ़ के लाइट फोकस करनी है, या ऐसा काम मतलब जिसको हम बिल्कुल लीस्ट मानते हैं थिएटर के अंदर कि ये तो क्या ही करना होगा, जिसमें पैसे मिलते थे मैं वो सारा काम करता था। और उसके बाद में सेकंड रंग राजस्थान का टाइम आया जब नेक्स्ट ईयर, तो मुझे बहुत सारे दोस्तों की तरफ से ही आया कि इतना बड़ा लॉस लगा है, सेकंड रंग राजस्थान तो कैसे होगा, क्या चीज़ होगी। फिर मैंने नौकरी के लिए अप्लाई कर दिया कि नहीं, मैं पैसे कमा के पहले पूरा कर्जा चुकाऊंगा, उसके बाद कुछ करूँगा। भीलवाड़ा में संगम स्कूल मेरी नौकरी लगी, 35-36 हज़ार रुपये, अच्छी नौकरी थी। 35-36 हज़ार बहुत बड़ी नौकरी होती थी उस समय पे, 2015-16 के अंदर। मैंने कहा ठीक है, 36 हज़ार रुपये फर्स्ट टाइम में किसी थिएटर आर्टिस्ट को मिलने तो बहुत बड़ी बात है। तो मैंने अपॉइंटमेंट वगैरह सब लिया, इंटरव्यू दे करके आ गया। फिर मैं सरताज सर के पास में गया कि सर ये लीजिए। उस समय तक रंग मस्ताने को 5-6 साल हो चुके थे। तो मैंने कहा कि सर मैं भीलवाड़ा शिफ्ट हो जाऊँगा और वहीं पे रहूँगा, और 36 हज़ार मिलेंगे, 6 हज़ार में अपना खर्चा निकलूँगा, 30 हज़ार महीने के इकट्ठे करूँगा और अपना कर्जा चुकाऊँगा अगले 4-5 साल तक। सरताज सर ने कहा आप बहुत बड़े गधे हैं। ही लिटरली यूज दिस वर्ड कि आप बहुत बड़े गधे हैं। मैं सर क्या हो गया? आपने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया है, 6 साल से रंग मस्ताने चल रहा है, इतना बड़ा फेस्टिवल किया है, एक लॉस की वजह से आप उसकी पूरी वैल्यू छोड़ के चले जाओगे? सर तो मैं करूँ क्या, मुझे कर्जा चुकाना है और मैं थिएटर से तो नहीं चुका सकता। बोले क्यों नहीं चुका सकते, प्लान लाओ कुछ और नए। सर क्या प्लान लाऊं, कुछ भी लाऊंगा तो मैं उससे 9 लाख रुपए इकट्ठे नहीं कर सकता। तो बोले 35 हज़ार तनख्वाह से कितने साल में कर लोगे? सर 4-5 साल लगेंगे। ठीक है 4-5 साल तुम यहाँ काम कर लो, यहाँ भी इकट्ठे कर लोगे। मेरे को कुछ समझ नहीं आया कि सरदार सर क्या बोल रहे हैं, क्या चीज़ें बोल रहे हैं। देन ही सजेस्टेड कि आप मेरे नाम से वर्कशॉप लगाओ और फीस रखो 10,000 रुपीज़। मैंने कहा सर, मन में सोचा कि सर का दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया, 10,000 फीस कौन देगा, और कितने सारे बच्चे सीखने के लिए आएंगे, क्या होगा। तो सर ने कहा तुम क्वालिटी थिएटर सिखाओ, बच्चे इतने सारे घूम रहे हैं अंधकार के अंदर, कहीं और जा रहे हैं, उनको अच्छा मेंटोर, अच्छा टीचर सिखाने वाला नहीं मिल रहा है। मैं हूँ, मैं सिखाऊंगा, क्योंकि मैं सिखाना बंद कर चुका हूँ, 15 साल पहले तक सिखा रहा था, और मेरे कितने स्टूडेंट्स मुंबई में सब जगह पे काम कर रहे हैं। आई क्लिक दैट आइडिया। मैंने स्टार्ट किया, 10 तो नहीं, 7,000 रुपये की वर्कशॉप स्टार्ट करी। पहले बैच में 15 लोग आ गए, 1,05,000 इकट्ठे हो गए। आई थॉट कि यार ये तो बहुत बड़ा काम हो गया। 20-30 हज़ार नाटक के लग किया और कर्जा चुकाया 50-60 हज़ार का। फिर कॉन्फिडेंस आ गया कि अब तो चुका लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक के बाद दूसरी वर्कशॉप, तीसरी वर्कशॉप, नाटक जो करता गया, रंगमस्ताने से जितना काम लाता गया, कहीं भटिंडा जाके वर्कशॉप लगानी, कहीं और वर्कशॉप लगाना है, यहाँ पे और काम करना है, नाटक बनाने है, अप्लाई करना है। दिन भर सिर्फ इस पे लगा रहता था कि नाटक, अप्लाई, फेस्टिवल, ये वो। दूसरा रंग राजस्थान थोड़ा सा लेट किया 4 महीने बाद, लेकिन मैंने सिर्फ इसलिए उन लोगों को बताने के लिए कि मैं इस चीज़ से कमज़ोर नहीं हुआ हूँ, मैं इसको चलाऊंगा। सेकंड रंग राजस्थान मैंने 9 लाख का नहीं, 3.5-4 लाख में किया। उतना ही 7 दिन का फेस्टिवल किया, लेकिन कम खर्चे में किया, लेकिन किया। और उस रंग राजस्थान को करने का मेरा मोटिव यही था कि वापस मुझे कॉन्फिडेंस गेन करना है कि नहीं, मैं खराब ऑर्गेनाइजर नहीं हूँ, मैं अच्छी चीज़ें कर सकता हूँ और बहुत बेटर चीज़ें निकाल करके लेके आ सकता हूँ। एंड दैट लीड्स टू द मैक्सिमम नंबर्स कि हम फोर्थ रंग राजस्थान जवाहर कला केंद्र ने स्पॉन्सर किया, 48 लाख रुपए उस पर स्पॉन्सर हुए। उसके बाद 6 में ग्रांट्स मिलना स्टार्ट हुई मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से, स्टेट से। लास्ट रंग राजस्थान हमने हमारे लेवल पे 58 लाख रुपीज़ का किया है, एंड दैट वाज अ ह्यूज बजट। और हम स्पॉन्सर्स इकट्ठा करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। पर अब मुझे पता है कि 9 रंग राजस्थान में कर चुका हूँ और इस बार का 10वां रंग राजस्थान हो सकता है कि मैं इसको कंटिन्यू ना करूँ आगे, लेकिन मेरे पास ये कॉन्फिडेंस है कि 9 साल मैंने ऑर्गेनाइजिंग प्रैक्टिस की और मैं खराब ऑर्गेनाइजर नहीं हूँ। इतने बड़े लॉस के बाद भी मैंने 9 साल फेस्टिवल को चलाया है, अपने खर्चे पे चलाया है, और रंग राजस्थान को इस काबिल किया कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। तो ये जो प्रोसेस है पूरा का पूरा, ये जो मुझे बीच में टूटा, चीज़ें हुई, एक्सपीरियंस गेन हुआ, इस वजह से ही शायद मुझे लगता है कि मैं थिएटर में रुका रहा। और इस ठहराव ने, इस एक्सपीरियंस ने इतना पेशेंस दिया कि जब अगर मैं 15 लाख के फेस्टिवल को 4 लाख में लेकर के आ सकता हूँ, तो मैं 1 करोड़ की चीज़ को 50 लाख में भी कर सकता हूँ, लोगों को दिखा भी सकता हूँ, किसी से भी चीज़ें करवा सकता हूँ। तो इस पूरे प्रोसेस ने इतना स्ट्रॉन्ग अप कर दिया है कि शायद अब वो प्रॉब्लम्स आती नहीं है दिमाग के अंदर कि ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये चीज़ बन पाएगी नहीं बन पाएगी। 15 अगस्त 2020 याद है सर आपको? यस।
आपने एक अलग बॉर्डर पे पैर रखा था उस दिन। यस 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 यस। पाकिस्तान जाना एक इंडिया की लड़के को, वो भी एक थिएटर लड़के को। दैट वाज नॉट इन 2020, दैट वाज इन 2015। सर आपके जितनी भी मैंने रिसर्च करी आपके हाँ। उसके ऊपर 15 15 I was in Pakistan 2021 20 में I have started storytelling sessions with Pakistani actors। ओके। तो जो रिजवान राजी करके आपका एक बिल्कुल बिल्कुल वो मेरे मित्र हैं, लाहौर में रहते हैं, और हम लोगों ने रंग अमन नाम से सीरीज शुरू की थी। वो हम लोगों ने ऑनलाइन सीरीज कोविड के टाइम में स्टार्ट की। आई वेंट टू पाकिस्तान इन 2016, कसुमल का शो लेके गए थे हम लोग, और बहुत बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था। मेरी मम्मी ने कह दिया था कि अगर तो पाकिस्तान जाएगा तो दोबारा घर में मत घुसना, और लोगों ने डरा दिया कि पाकिस्तान का ठप्पा लग गया पासपोर्ट पे तो यूएस नहीं जा US पाओगे, नहीं। यूके नहीं जा पाओगे। ऑल दो जिसकी वजह से बाद में प्रॉब्लम्स आई भी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं आई जितनी कि मैंने सोची थी। मैं उसके बाद में भी यूरोप जा कर के आया। पाकिस्तान जाना बहुत बहुत अलग एक्सपीरियंस था, और मुझे आज तक इस बात का फ़क्र है कि मैंने हाँ किया पाकिस्तान जाने के लिए, अदरवाइज़ ये लाइफ टाइम एक्सपीरियंस में नहीं ले पाता। वाघा बॉर्डर से पैदल क्रॉस करना, उस फीलिंग को लेना कि जब आप गेट खुलते हैं, वो गेट आपके खुलते खुलते हैं हैं आपके एंड देन सामने। यू एंटर इन दैट कंट्री, और सब कुछ आपको सेम लग रहा है, पर फिर भी एक फीलिंग है जो आपको अलग कर रही है अपनी कंट्री से। बहुत सुंदर। सर मतलब मिरर में देख के कभी ऐसा लगा कि यार मैंने कुछ उखाड़ा है, यार मैंने कुछ किया है यहाँ पे राजस्थान को थिएटर मैंने दिखाया है, कि मैंने कभी कभी मिरर में देख के किया है? ऐसा कभी हुआ नहीं, मतलब जैसे आप बोलते हो ना कि आपकी कितनी सारी आकांक्षाएं आपने कम कर ली, या चीज़ें वो हो गई हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जितना मैं काम करता जा रहा हूँ ना, मतलब अदर देन फिनेंस, अदर देन लग्जरी, उतनी मेरी आकांक्षाएं थिएटर को लेके बढ़ती जा रही। जब मुझे लगा कि मैंने 5 शो वसूल कर लिए, अब मुझे लगता है कि 10 शो वसूल कर लूँगा तब कुछ करूँगा। अब मुझे लगता है मैंने 50 लाख का फेस्टिवल कर लिया, अब जिस दिन 1 करोड़ का फेस्टिवल कर लूँगा उस दिन शायद कुछ उखाड़ पाऊंगा। तो मेरी ये जो आर्ट की आकांक्षा है ना, ये बढ़ती जा रही है। पर्सनल सब खत्म हो गई हैं कि दाल रोटी खानी है, ठीक है, लेकिन आर्ट को लेके किस एक्सट्रीम पे जा सकता हूँ वो शायद अभी तक मैंने डिसाइड नहीं किया है। और कभी इस तरह से दिमाग में आया भी नहीं कि मैंने कुछ उखाड़ा है, क्योंकि मैं जब भी ऐसा कुछ दिमाग में आने भी लगता है, मैं रतन थियाम को पढ़ लेता हूँ, मैं हबीब तनवीर को पढ़ लेता हूँ, या मैं इरफान को कुछ फिल्में देख लेता हूँ या चीज़ें कर लेता हूँ, तो मुझे लगता है कि कितना कुछ है जो अभी किया जाना बाकी है। अभी कुछ नहीं उखाड़ा है, अभी कितनी सारी चीज़ें बाकी हैं जो करनी बाकी हैं। तो इसलिए ये फीलिंग कभी नहीं आती कि आपने कुछ उखाड़ा है। शायद कुछ टाइम बाद आए या नहीं आए, मुझे नहीं पता, लेकिन आज तक तो कभी ऐसा नहीं लगा। सर आपने एक यूथ को एक मैसेज दिया है पूरा का पूरा, जो आज के टाइम पे सोशल मीडिया पे अपनी पोस्टें डालती है कि भाई पैसा है तो हर कुछ आ सकता है। आपने किया है कि मैंने मेरी आकांक्षा कम करके मैंने हर वो चीज़ हासिल करी है। सर आपने एक बहुत बहुत प्यारी चीज़ हासिल करी है, वो है स्कॉलरशिप। सर जो आपने आप जो एम्स्टर्डम गए, बेनियान करके कोई आपके उसके थ्रू आप जो एम्स्टर्डम गए, सर वहाँ की थोड़ी कहानी बताओ ना सर, मतलब क्या था? मतलब इट्स लाइक कि इंडिया से बाहर यूके या यूएस कहीं भी जाना एक दिमाग में रहता था कि बहुत सारे लोग थिएटर के थ्रू जाते हैं, तो अच्छा लगता था कि कभी शायद आप पहुँचेंगे, ऐसा एक मन में इंटेंशन था। सोचते रहते थे कि हो सकता है कभी ऐसे जाएंगे। एंड देन उसके बाद क्या होगा कि इनलेक्स थिएटर अवार्ड्स होते हैं जो पूरे इंडिया में 3 लोगों को दिए जाते हैं, बहुत सारे लोग उसके लिए अप्लाई करते हैं। एंड 2021 में मैंने अप्लाई किया, हाँ, 22 में मुझे इनलेक्स थिएटर अवार्ड मिला। और उसके मिलने के बाद मैंने उसमें, सब लोग क्या करते हैं कि उसमें कुछ अमाउंट मिलता है आपको, जिसमें आपको कुछ काम करना होता है। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कोई लोकल सब्जेक्ट ले लेते हैं कि हाँ मैं मान लीजिए कुछ आमणी ख्याल पे या घूमर पे रिसर्च करूँगा, और उसका डॉक्यूमेंट बना करके उनको भेज देते हैं। मैंने उसमें डाला कि मैं इस पैसे से इंडिया के बाहर जाना चाहता हूँ और वहाँ का स्टेज मैनेजमेंट सीख करके आना चाहता हूँ। और स्टेज मैनेजमेंट उनके लिए बहुत नया सब्जेक्ट था, क्योंकि मैंने एमबीए किया था और मैं एमबीए को थिएटर से जोड़ना चाहता था। तो ये सारी चीज़ें मैंने उनको बताई, तो दे हैड वेरी वेरी गुड रिस्पॉन्स कि हाँ इसको देनी चाहिए। अब मुझे अवार्ड मिल गया। देन मैंने कई सारी रेजिडेंसीज के लिए अप्लाई किया कि यहाँ वहाँ कहीं जा सकते हैं। देन आई हैड ए कॉन्टैक्ट इन एम्स्टर्डम, मैंने उनको बोला कि मैं आना चाहता हूँ, वहाँ का काम सीखना चाहता हूँ। वहाँ अप्लाई किया, बातचीत हुई, बहुत सारे इंटरव्यूज़, कॉन्वर्सेशंस हुई, सेलेक्ट हुआ, गया वहाँ पर। और वहाँ जाने के बाद समझ में आया कि आर्ट में वो लोग काफ़ी आगे हैं हमसे, एक्चुअल में बहुत आगे चल रहे हैं। चीज़ें जिस तरह से सोच रहे हैं, और उसका मेजर रीज़न है वहाँ के सिविल लोग, सिविलाइजेशन जो वहाँ पर है, या वहाँ का जो कल्चर है थिएटर देखने का, वो इतना सुंदर है कि आप कुछ भी बनाओगे तो उसको अप्रिशिएट करेंगे। अब हमारे यहाँ पर लोगों को आदत नहीं है कुछ भी अलग देखने की,
मैंने जिस प्रोजेक्ट में काम किया दैट वाज अ पेपर प्लेन प्रोजेक्ट, और वो कहानी है, सिर्फ एक एग्जीबिशन है जिसमें एक एक्टर बैठ करके 14,000 प्लेन बना रहा है, पेपर प्लेन्स, क्योंकि एम्स्टर्डम आने के लिए उसको 14,000 यूरोस चाहिए थे जो उसको किसी ने दिए नहीं, दैट मीन 14 लाख रुपए। तो अब वो उस कहानी में इंडिया का एक एक्टर बना हुआ है जो कि 14,000 प्लेन बना रहा है इस सेटिस्फैक्शन को पूरा करने के लिए कि शायद कहीं से 14,000 हजार यूरो जमा हो जाए। मैंने सोचा कि ये क्या कॉन्सेप्ट हुआ, एंड कौन देखने आएगा इसको, और मतलब मैं इसमें क्या साबित हो रहा है, क्या चीजें हो रही हैं। बट वहाँ के लोग लिटरली इसको अप्रिशिएट कर रहे थे, और वहाँ के गवर्नमेंट ने इसको फंड किया है। कितने कितने लाइक 40-30,000 यूरोज उनको मिले हैं उस प्रोजेक्ट के लिए। अब उस प्रोजेक्ट का पीआर हो रहा है वहाँ पे नीदरलैंड गवर्नमेंट्स के द्वारा, और फिर बहुत सारे लोगों को वो प्रोजेक्ट दिया जाएगा करने के लिए। और कितनी सुंदर बात है कि वहाँ की गवर्नमेंट भी इस तरह के कॉन्सेप्ट्स को आगे लेकर के आ रही है। तो मुझे सबसे पहले तो ये समझ में आया कि वहाँ के लोग और सरकार दोनों आर्ट को बहुत अप्रिशिएट करना जानते हैं। और जैसे ही मैं वहाँ के पूरे कॉन्सेप्ट से निकल करके मैं इंडिया पहुँचा था, और मैं तीसरे दिन शायद जवाहरलाल केंद्र में बुकिंग कराने गया, और मैंने फॉर्म भरा, और मुझे पता लगा कि 7 दिन लगेंगे, ऊपर से साइन होकर के फाइल आएगी, ये होगा वो होगा। मैंने अपना माथा पकड़ लिया कि यहाँ काम करना है तो यहाँ के हिसाब से करना पड़ेगा, वहाँ हम नहीं रह सकते, वहाँ काम हमेशा नहीं कर सकते। दिमाग में आया भी था कि वहाँ सेटल हो जाए, वहाँ चीज़ें कर लें। फिर ये लगता था कि क्यों, मतलब मैं उन सब पर्सनल आकांक्षाओं की तरफ क्यों जा रहा हूँ कि मैं बहुत सेटल होकर के काम करूँ, या मैं अपनी चीज़ें जो हैं बहुत ईज़ी कर लूँ काम करने की। नहीं, अगर मैं कुछ कर पाऊँगा, इंडियन थिएटर को इस तरह का बना पाऊँगा, तो शायद मैं अपनी लाइफ के लिए मैं कुछ कर पाऊँगा। तो फिर वो आइडिया ड्रॉप किया, वापस इंडिया आया कि यहाँ का थिएटर वापस से डेवलप कर सकते। आपको पता है आपने कर दिया है। आई डोंट नो, अभी तक तो नहीं शायद मुझे नहीं आप लगता है। आपने कर दिया है सर, आपने कर दिया है। मैंने और मैं ऐसा बता रहा हूँ कि मैंने केवल केवल अभिषेक थिएटर करके लिखा था गूगल पे, हम्म, पूरा आपका नाम आया था। हम्म, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। अभिषेक थिएटर करके लिखा, आपका पूरा नाम आया था। मतलब गूगल ने भी आपको कह दिया है कि हाँ, एक है ऐसा कोई बंदा जो एग्जिस्ट करता है, जिसने पूरा एक थिएटर किया है, ठीक है। सर, एक बात है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इन सब के बीच में पेरेंट्स का क्या रिस्पॉन्स था? पेरेंट्स का रिस्पॉन्स मैंने बताया आपको, धीरे 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 डेवलप हुआ है। लाइक अगर मैं आपको बताऊं कि पापा का चेंज हुआ जब मैंने शायद मेरा पहला लैंड खरीदा अपनी लाइफ का, और आई वॉज जस्ट 30, आई वॉज 30 years, 3 years बैक आई परचेज, 4 years बैक आई गेस आई वॉज 29। और पापा ने अपनी लाइफ की शायद पहली लैंड 32 या 33 साल में खरीदी होगी, जब वो बिज़नेस करके बहुत लंबे टाइम तक बिज़नेस किया। और मैंने पापा को कहा कि मेरे पास कुछ पैसे हैं, मैंने 3-4 प्रोजेक्ट किए हैं, आई वांट टू परचेज अ फ्लैट। तो उन्होंने कहा कि घर तो हमारे पास में, तू लैंड खरीद। तो मैंने कहा ठीक है, मैं लैंड खरीद लेता हूँ। और जब उस लैंड की रजिस्ट्री हो रही थी, मुझे आज भी याद है, मैं कई बार उस मोमेंट को इतना याद करता हूँ कि हमारे यहाँ इंडियन सोसाइटी के अंदर पेरेंट्स को हक करना, पेरेंट्स का हाथ लगाना इज़ नॉट वेरी वेरी यूजुअल। और जब रजिस्ट्री वगैरह का सारा काम हो गया, लोन वोन की सारी प्रोसेस हो गई, और साइन होकर के बाहर आया, तो माई फादर जस्ट टच माई शोल्डर, एंड दैट मोमेंट आई रिमेंबर कि मेरे ख्याल से वो दिन था जब मेरे पापा के विचार मेरे लिए पूरे के पूरे बदल गए थे कि इसने अपने लेवल पे एक लैंड खरीदी है, पिछले 8 साल से अकेला सरवाइव कर रहा है बिना मुझसे पैसे लिए, और शायद आने वाले सालों के अंदर भी ये इस तरह से डेवलप करेगा आगे। और मुझे लगता है कि वो एक चेंज, एक कॉन्फिडेंस अपने पेरेंट्स को मिला, मेरे पेरेंट्स को मिला, कि एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से वो इतने खुश हुए कि अब मैं इसको छोड़ सकता हूँ। तो उस वजह से शायद पेरेंट्स बहुत चेंज हुए। एंड उसके बाद इनलेक्स थिएटर अवार्ड हुआ, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड हुआ, मेरे कॉलेज में कई सालों बाद राजस्थान से कोई सिखाने के लिए गया। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट जो 2021, 22, 23 के दरमियान होते रहे। और उसके बाद 2023 में मम्मी नहीं रही, और उसके पहले तक भी लाइक 26 मार्च को मुझे संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था, 27 नाइट को मम्मी नहीं रही थी। और मैं कई बार ये सोचता हूँ इस चीज़ को लेकर के ऐसे कि शायद कितनी सारी बातें थी जो शायद आगे जा कर के मम्मी सबको बताती, या पापा बताएंगे, या जो भी चीज़ें होंगी, लेकिन ये प्रोसेस कितना सुंदर है कि उन्होंने जाने से पहले मेरे काम को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया था, लोगों को बताना शुरू कर दिया था कि मेरा बेटा ये काम करता है। और उस सोसाइटी में जहाँ वो इस काम को बोलने में शर्माते थे, वो अगर आज ये बोल पा रहे हैं कि मेरा बेटा ये काम करता है, उससे इतना कमाता है एंड ही सेटल, तो मैं बोलता हूँ कि अगर मैं अपनी फैमिली में भी ये चेंज
लेके आ पाया, तो सोसाइटी का बहुत बड़ा चेंज है। सर थोड़ा सा पर्सनल है, जब एक अवार्ड मिल रहा है, दिमाग में बहुत एक्साइटमेंट चल रही है, उसी 2-3 दिन बाद सेकंड डे। सेकंड डेज मदर की डेथ हो जाना, हम्म पूरा एक आर्ट वर्क जो आप क्रिएट करते हो, हम्म पूरा विजुअलाइजेशन से चलता है हम्म कि अब मेरा ये एग्जिट होगा, अब ये मेरा एंटर होगा हम्म सब, लेकिन दिमाग में तो सर माँ थी हम्म। सर, थोड़ा सा। शायद ये पावर भी थिएटर ने दिया है मेरे को। और जब जब मैं डिप्रेस हुआ, जब जब मैं बहुत परेशान हुआ, इससे पहले भी मेरे मामा की डेथ हुई है, संदीप सर की भी डेथ हुई, तो उसके कुछ दिनों बाद जैसे ही मैं थिएटर के रिहर्सल पे लौटा और मैं पॉजिटिव हो गया काम को लेकर के, तो मुझे लगता है कि शायद ये पावर भी थिएटर ने ही दी कि मैं उससे निकल पाया। और इसका सबसे सबसे बड़ा रीज़न है मेरे मेरे फादर, जिन्होंने अपनी चीज़ें कन्वर्ट की। और मैं वो लाइन उनकी आज तक नहीं भूलता कि जब मेरी मदर की डेथ हुई और रात को हम बातचीत कर रहे थे, सेकेंड डे फ्यूनरल हुआ, फ्यूनरल के बाद में हम शाम को आए और आई हैड अ वॉक विद माई फादर, और उन्होंने कभी लाइफ में ऐसा नहीं बोला है, नहीं सेट कि मतलब जब जब कोई पेरेंट्स अपने बच्चों के काम को लेकर के जब इतना ज़्यादा वो हो जाते हैं, देन ही सेड क्या, अगर तेरा कोई काम हो तो तू कर लेना, यहाँ की चिंता मत करना, मैं सब संभाल लूँगा। किसी बाप का ये कहना अपने बेटे को उसकी मदर की डेथ के बाद में इज़ अ बिगेस्ट चेंज ऑफ दैट एरा, कि मैं अपनी ज़िंदगी भर वो लाइन पापा की नहीं भूल सकता, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे नहीं जाना है या मुझे वहाँ रहना है 12 दिन, या मेरे रिहर्सल्स चल रही हैं, कुछ भी लाइफ में घट रहा है, तो पर मेरा यहाँ होना इम्पोर्टेंट है। पर पापा का वो कहना मेरे को अंदर तक इतना ज़्यादा टच कर गया कि क्या इतना सुंदर भी हो सकता है ये, क्या 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 इतना अच्छा हो सकता है ये चीज़, कि जो मैंने अपने पूरी नीयत के साथ में प्रैक्टिस किया, उसने 10 साल में इतना कुछ बदल दिया कि आज मेरे पापा मुझे इस तरीके से बोल रहे हैं। दैट थिंग मुझे लगा कि इसका मतलब अब मेरे को मेरी ज़िंदगी पूरी की पूरी मेरी रिहर्सल्स को दे देनी है, क्योंकि वही सबसे बड़ी पॉजिटिविटी मेरी लाइफ की। अदरवाइज़ शायद मैं इतना ज़्यादा डेप्थ में चला जाता, मतलब मैं 12 साल मेरी नानी के साथ में रहा हूँ, और मेरी नानी की डेथ के बाद में मैंने 2 महीने किसी से बात नहीं की थी, 2-3 महीने शायद मैंने किसी से बात नहीं की थी। और दिस वॉज द रीज़न कि थिएटर ने मुझे इतना पावर दिया कि मेरी मदर की डेथ के शायद 18th डे में अपनी रिहर्सल्स पे लौट आया था। तो ये चीज़ें जो हैं, मुझे लगता है कि आर्ट आपको पावर देती है कि आप अपने पर्सनल चीज़ों से भी लड़ पाओ, उनसे उनको फेस कर पाओ। एक पावर देती हैं आपको चीज़ों से लड़ने का, आगे बढ़ने का, लगातार काम करने का। और अगर आप में वो ज़ील है, आप अगर उस चीज़ को बहुत आगे लेके जा सकते हो, तो डेफ़िनेटली आपके पेरेंट्स, सोसाइटी, सब लोग आपके साथ में आपको यस बोलेंगे, आपके साथ चलेंगे। जो आपके बारे में उल्टा सीधा बोल रहे थे, वो सारी चीज़ें बच्चे बोलने लग जाएंगे। तो ये है पार्ट है सोसाइटी। थोड़ा सा सर बाहर निकलते हैं इन सब चीज़ों से, और सर थैंक यू सो मच, आपने इतना प्यारी चीज़ें जो आपके मन में कहीं ना कहीं खटक रही आपने शेयर करी, थैंक यू सो मच। सर एक किस्सा है जो आप हर वक्त आपको कोई पूछता है कि वो पाकिस्तान की उस सिक्के वाली स्टोरी क्या थी, वो हाँ, सिक्के वाली स्टोरी सर थोड़ा सा हो जाता है। तो लाइक पाकिस्तान वाला किस्सा बहुत अमेजिंग है, और उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें लाइफ में होती रही। आज भी कई जगह पर मैंने वो चीज़ शेयर की है। तो पाकिस्तान गया था, मसूद भाई से वहाँ मिला, मेरे मित्र थे, बहुत अच्छी मित्रता उनके साथ में हुई, और काफ़ी सारी बातें 4-5 दिन में होती रहीं, और मुझे लगा कि एक जुड़ाव उनके साथ में हो गया है। थिएटर ने बहुत सारी चीज़ जुड़ाव से सिखाई भी हैं। तो मेरे पर्स में हमेशा एक अजमेर दरगाह का धागा रहता था, तो मैंने उस धागा निकाला और मैंने मसूद भाई को दिया कि अजमेर दरगाह का धागा है, आप प्लीज़ अपनी फैमिली को मेरी तरफ से दीजिएगा, मेरे पास में और इंडिया से लाई भी कोई चीज़ है नहीं। और वो धागा लेके चले गए, और शायद वो अपनी फैमिली को लेकर के वापस आए, और दे हैड दैट कॉन्वर्सेशन। उन्होंने ये कहा मसूद को कि हम इतने सालों से अजमेर दरगाह जाने का सोचते रहे, लेकिन हमें बुलाया नहीं, उन्होंने, मालिक ने हमें बुलाया नहीं, और ये खुदा का बंदा बन के हिंदुस्तान से यहाँ पर आया जिन्होंने उनका आशीर्वाद हमें दिया। एंड दे क्राइड अ लॉट, वो बहुत इमोशनल हुए। और मुझे लगा कि मैंने मेरी कोई वेस्ट सी चीज़ दे दी, और वो किसी लिए कितनी कितनी इम्पोर्टेंट है वो चीज़, जो जिसको मैं एज इट इज़ ऐसे मान रहा था कि क्या है, मतलब इस धागा धागा दे देते हैं, उनको अच्छा लगेगा इस लाइक। तो मसूद भाई बहुत अच्छा स्पिरिचुअल में मानने वाले, सारी चीज़ें करने वाले, तो मैंने उनके 2 शोज़ देखे उस 5 दिन के
वक्फे में, तो मैंने बार बार देखा कि हर शो से पहले वो अपने उस सिक्के को पकड़ते हैं और बिस्मिल्लाह रहमान रहीम बोलते हैं और फिर उसके बाद रख करके उसके बाद वो परफॉर्मेंस करने के लिए जाते हैं। तो वो उनका लकी चार्म सिक्का था। और जब उन्होंने मुझे बताया भी उसके बारे में कि जब वो जियारत कर रहे थे दरगाह में, तब उनके हाथ में अचानक से अपने आप आके गिरा था वो सिक्का, ऐसा वो बताते हैं। मैंने कहा कि बहुत बहुत वो टची चीज़ें थी बहुत सारी। तो जब ये पूरा इंसिडेंट खत्म हुआ, सुबह 4 बजे हम लोग निकलने लगा मेरी फ़्लाइट पकड़ने के लिए, तो वो एकदम से उन्होंने हाथ में हाथ रखा और वो सिक्का दबाया, बोला कि आज तक ये मेरी हिफाजत कर रहा था, अब वो आपकी हिफाजत करेगा। और मैंने वो सिक्का देखा और मैं फूट फूट के रो पड़ा मसूद भाई के गले लग करके कि ये नहीं, ये नहीं। उन्होंने कहा नहीं, आप लेके जाइए और हिंदुस्तान में हर आदमी को बताइएगा कि हम लोग भी अच्छे हैं, हम लोग भी दोस्ती निभाना जानते हैं। सो दैट इंसिडेंट इंस्पायर्स मी अ लॉट। और मैं बार बार ये बोलता हूँ कि इंसान बुरे नहीं होते हैं, कोई कम्युनिटी बुरी नहीं होती है, कोई ऐसा बार बार, इसलिए मैं ज़्यादा मतलब जो रिलीजियस लड़ाइयाँ होती हैं, रिलीजन के खिलाफ जो चीज़ें की जाती हैं, रिलीजन के बेसिस पे जो चीज़ें की जाती हैं, वो मुझे बहुत ज़्यादा डराती हैं इस तरह के, क्योंकि मैंने पर्सनली इतना करीब से इंसानियत को देखा है कि मैं इस चीज़ को बयान नहीं कर सकता। सर मेरा लास्ट सवाल आपसे इस, और सर बहुत 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 धन्यवाद सर। मेरा लास्ट सवाल, आने वाले थिएटर आने वाले जो थिएटर में लोग आने वाले उनको, जो अपकमिंग चल रहे हैं उनको, आपके पास सर बहुत सारा एक्सपीरियंस है, कुछ एक्सपीरियंस हो। एक्सपीरियंसेस तो मैं हमेशा मतलब देता रहूँगा, आप कुछ जितनी कहना सारी। उनको कि भाई जो उनकी मिथ्स बनी हुई है थिएटर को लेके, जो कुछ भी ऐसा बना हुआ है जो लोग बाहर से सुनते हैं और वो लोग फिर उसको कैरी करके आगे मैं एक फॉरवर्ड। इम्पॉर्टेंट बात कहना चाहता हूँ कि आप सिर्फ ये मत देखिए कि अगर आप 6 महीने बाद एक एक्टर बन जाएंगे तो आप एक्टर बन जाएंगे। सिर्फ उस एक्टर बनने के साथ में और 10 चीज़ें क्या आने वाली हैं नेगेटिव, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। पहली सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अचीवमेंट के साथ साथ में उसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी आते हैं। अगर आज मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं तो मेरे लिए अच्छी बात है प्राइम मिनिस्टर बनना, लेकिन मेरे खिलाफ कितनी पार्टियां हैं, मेरे खिलाफ कितने लोग हैं, मेरे अपोजिशन में कौन है और मुझे कितना काम करना पड़ेगा कंट्री के लिए, ये मैं नहीं सोचता हूँ। मैं सोचता हूँ मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊँ। तो अच्छी चीज़ें सोचना अच्छी बात है कि मैं एक्टर बन जाऊं, लेकिन उसके लिए कितना कुछ करना पड़ेगा ये भी साथ में सोचो। सेकंड चीज़, पेशेंस रखना पड़ेगा और रोज़ रियाज करना पड़ेगा अभिनय का। अब वो आप बोलेंगे कि संगीत में तो हारमोनियम बजा के रियाज करूँगा, फिजिकल प्रैक्टिस करूँगा, तो अभिनय का रियाज क्या है? अभिनय का रियाज इन सब चीज़ों का मिक्सचर है। आपको फिजिकल एक्सरसाइज भी करनी है, रियाज भी करना है, स्पीच की प्रैक्टिस भी करनी है और पढ़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आंखें खोल के देखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि दुनिया में चल क्या रहा है, कितने कैरेक्टर्स घूम रहे हैं आपके आसपास। आंखें खुली रखना, अवेयर रहना, और इस पेशेंस को रख कर के आप अपना समय निकालते जाइए, अपनी प्रैक्टिस पे, अपनी प्रोसेस पे दिमाग लगाइए। ये मत सोचिए कि मैं कितने दिन में एक्टर बन जाऊंगा। 40 साल भी लगा देंगे तो शायद एक्टर ना बन पाएंगे, और हो सकता है कि 6 महीने में कुछ इतना अच्छा काम कर लेंगे आप एक्टर बन जाए। तो ये प्रोसेस किसी टाइम फ्रेम में नहीं बन सकती। तो इसको प्लीज़ ये मत सोचिए कि मैं 6 महीने में एक्टिंग सीख के मुंबई चला जाऊंगा। ये मैं कहना चाहता हूँ। पहली बात, अचीवमेंट के साथ में ड्रॉबैक्स बहुत सारे आने वाले हैं, उनके लिए तैयार रहिए। सिर्फ अच्छी अच्छी चीज़ें जीवन में नहीं होती हैं कि हाँ मैंने आज एक फिल्म देखी, एक लाइन बोलना तो कितना आसान है। जब पहुँचेंगे प्रोसेस के ऊपर, कैमरा देखेंगे, 25 रीटेक्स देंगे, तब समझ में आएगा कि एक ही लाइन को 25 बार बोलना कितना मुश्किल है, उसी इमोशन के साथ में। उसकी ट्रेनिंग लेना बहुत ज़रूरी है। सर आपके जो थिएटर्स होते हैं उनके पीछे का एक बार बैक एंड प्रोसेस, कहाँ से स्क्रिप्ट उठती है और कहाँ जा तक जाके पहुंचती है सर? उसके लिए मुझे लगता है कि आपको कोई एक नाटक का पूरा देखना पड़ेगा, क्योंकि मेरा हर नाटक का प्रोसेस अलग है। सर नरवेदही का हो जाए जो मेरा फेवरेट है। जैसे नर्वदय का प्रोसेस, हमने कहा कि हमने उसका प्रोसेस 4 महीने चलाया। सारे एक्टर्स ने अलग अलग जगह की रामलीलाएं देखी, उन एक्टर्स से बातचीत किया, हमने पूरा रामचरितमानस सारे एक्टर्स ने पढ़ा है। रोजाना हम एक मास पारायण करते थे, उसका हिंदी अनुवाद भी पढ़ते थे कि एक्चुअल में राम में ऐसी चीज़ क्या है जो वो इतना सुंदर है, इतना बड़ा है। क्योंकि नर वैदेही में हमें वैदेही उस नर में दिखाना था जो राम को बहुत प्यार करता है। तो पहले हमें राम को इतना बड़ा दिखाना पड़ेगा हमारे एक्टर्स के बीच में कि वो उससे प्यार कर पाए। तो उस डेप्थ में जाने के लिए हमने पूरी रामचरितमानस पढ़ी, हमने रामलीला के आर्टिस्टों पे रिसर्च किया, हमने उनके सीन्स बनाए, प्रैक्टिस किए, मंदिरों में गए, वहाँ की वाइब्स ली कि राम की वाइब्स क्या है, हनुमान के बारे में रिसर्च किया, काकभूषुंड जी के बारे में रिसर्च किया, बालाजियों के मंदिर गए, कितनी सारी चीज़ें हम लोगों ने की कि हम उस
फीलिंग को समझ पाएं जो नरवैदे के अंदर है एक्चुअली में है। मंडली के सीन्स के लिए हमने एक्टर्स को थोड़ा सा रॉ किया, फोक स्टाइल में लेकर के आए, उनके कपड़े बदले, उनके खाने का तरीका बदला कि वो गांव के लगे, देहाती उसके अंदर टच आए बहुत सारा। तो ये सारी चीज़ें तब तक जब तक हमने अभी स्क्रिप्ट ही नहीं दी एक्टर्स को। तो स्क्रिप्ट देने से पहले मैं एक्टर्स को पूरा प्रिपेयर करता हूँ उस स्क्रिप्ट के लिए कि वैसी और हज़ारों स्क्रिप्ट्स के लिए वो प्रिपेयर हो जाए। मतलब उस जॉनर का कोई भी उनको काम मिले तो वो पीछे नहीं हटे। तो मुझे लगता है कि ये ज़्यादा ज़रूरी है एक एक्टर को स्क्रिप्ट में बांध करके सिर्फ उस स्क्रिप्ट के लिए तैयार करना, बशर्ते आप सिर्फ उसको एक ही नाटक कराना चाहते हो। लेकिन अगर आप उसको आगे भेजना चाहते हो, डेवलप करना चाहते हो, तो उसको पूरी नॉलेज दो कि वो कहीं भी जाए तो अटके नहीं। तो मेरे हर नाटक का प्रोसेस अलग होगा, आपको किसी नाटक का पूरा प्रोसेस रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ये एक अलग एपिसोड हो सकता है पूरा का पूरा कि आप नरवैदई का एक एपिसोड बिल्कुल, बना रहे हैं बिल्कुल, या बिल्कुल। कोई नेक्स्ट नाटक का एपिसोड बना रहे हैं। तो ये एक किसी इंटरव्यू में कहना बहुत बहुत कम समय है इसके लिए। सर उस कैमरे में देखकर आपको जो भी एक्सपीरियंस हुआ आज अपनी वार्तालाप में, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। और मुझे लगता है कि मैं जब भी बातचीत करता हूँ, मतलब मैं अगर अपने स्टूडेंट्स के साथ में बातचीत करता हूँ, और मुझे लगता है कि मैं अकेले से ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ अगर मेरे पास 4-5-7 लोग बैठे हों। तो मैं रिस्पॉन्सिव कॉन्वर्सेशन में मुझे बहुत शौक है कि जब मैं कुछ बोल रहा हूँ, उधर से कुछ रिस्पॉन्स आए, उसका कुछ कन्फ्यूजन मेरे पास में आए और मेरे पास उसका जवाब होना चाहिए। तो ये कॉन्वर्सेशन मेरे को बहुत अच्छी लगती है कि मैं सवालों पे जवाब देता रहूं, क्योंकि इससे उनके भी सवाल पूरे होते हैं, मेरी भी चीज़ें जो है उन तक पहुंचती हैं, मेरा एक्सपीरियंस उन तक पहुंचता है। और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है गुरु शिष्य परंपरा के अंदर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।